Hello everyone, welcome back to my channel all about life sciences. In today's session, we will discuss the history of microbiology. But before that, if you haven't seen my previous video, then do check that out as it gives you an understanding about the subject. I will share link in somewhere in this video and don't forget to like, share and subscribe to my channel. So let's begin. आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हिस्ट्री पढ़ना अच्छा नहीं लगता, दे फाइंड इट बोरिंग, बट हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। तो इसको थोड़ा इजी और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने एक टाइमलाइन प्रिपेयर की है जिसमें जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं माइक्रोबायोलॉजी के वो मैंने इंक्लूड किए हैं। हम बहुत डीपली एकदम स्टडी नहीं करेंगे, बट जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस है माइक्रोबायोलॉजी के जो हमें पता होने चाहिए वो सब मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो आई होप आप सबको ये अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट। First major contribution which laid the foundation of microbiology is by Antony van Leeuwenhoek. He was a Dutch statesman from Delft, Netherlands. He was the first microscopist और उनकी हॉबी थी lenses को grind करने की, and he grounded over 500 lenses of high magnification and created over 400 different types of microscopes. रॉबर्ट कॉच ने लुईनहुक से पहले ही माइक्रोस्कोप्स की डिस्कवरी कर दी थी, बट उनकी जो मैग्निफिकेशन पावर थी वो बहुत कम थी एज कम्पेयर टू लुईनहुक्स माइक्रोस्कोप। लुईनहुक ने जो माइक्रोस्कोप डिस्कवर किए थे उनकी मैग्निफिकेशन पावर 200 to 300x थी, जो बहुत हाई थी एज कम्पेयर टू कॉच माइक्रोस्कोप। देयरफॉर लुईनहुक इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लुईनहुक की जो फर्दर डिस्कवरीज हैं वो मैंने आपको एक टेबल फॉर्म में प्रोवाइड की है, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन से ईयर में क्या डिस्कवरी हुई थी। तो फर्स्ट 1674 में इन्फ्यूसेरिया डिस्कवर किया था लुईनहुक ने, जिनको हम मॉडर्न जोलॉजी में प्रोटिस्ट बोलते हैं, अलॉन्ग विथ स्पायरोगायरा विच इज़ अ ग्रीन एल्गी। 1676 में बैक्टीरिया की डिस्कवरी हुई थी। उन्होंने 3 मेजर क्लासेस ऑफ बैक्टीरिया डिस्कवर किए थे। फर्स्ट स्फीयर शेप्ड जिनको हम कोकस बोलते हैं, सेकंड रॉड शेप्ड जिनको हम बैसिलस बोलते हैं, एंड ऑल्सो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। उन्होंने इन्हें एनिमैक्यूल्स बोला था विच मीन्स स्मॉल एनिमल्स। 1677 में स्पर्मेटोजोआ की डिस्कवरी हुई थी फ्रॉम ह्यूमंस, मॉलस्क, फिश, एम्फीबियंस एंड ऑल्सो फ्रॉम बर्ड्स। 1682 में बैंडेड पैटर्न ऑफ मस्कुलर फाइबर्स डिस्कवर हुए थे। 1683 में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की थी लुईनहुक ने। 1702 में बहुत सारे अलग अलग प्रोटिस्ट उन्होंने डिस्कवर किए थे और वॉटिसेला की भी डिस्कवरी की थी। लुईनहुक ने अपनी जो ऑब्जर्वेशंस थी वो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को वो सेंड करते थे या मेल करते थे। और जो लुईनहुक थे वो किसी बुक के फॉर्म में नहीं बल्कि लेटर्स के फॉर्म में कम्युनिकेट करते थे रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से। बिफोर मूविंग फर्दर वी विल फर्स्ट डिस्कस द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये थ्योरी माइक्रोब्स की डिस्कवरी से पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और सबसे पहले एरिस्टोटल ने इस थ्योरी को दिया था। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नॉन लिविंग या फिर इनएनिमेट थिंग्स से डेवलप होते हैं, बट अंडर अप्रोप्रिएट एनवायरमेंटल कंडीशंस। उनको ऐसा लगता था कि जितना भी नॉन लिविंग मैटर है उसके अंदर एक वाइटल हीट होती है जिसको न्यूमा कहा जाता है, और ये वाइटल हीट सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करती है। इस थ्योरी के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए ताकि वो इस थ्योरी को प्रूव या डिसअप्रूव कर सकें। हम जो मेजर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए थे वो अब डिस्कस करेंगे। उनमें से सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है रेडीज एक्सपेरिमेंट। रेडीज एक्सपेरिमेंट फ्रांसिस्को रेड्डी ने कंडक्ट किया था। फ्रांसिस्को रेड्डी वॉज एन इटालियन साइंटिस्ट। He designed a scientific experiment to test the spontaneous creation of maggots by placing fresh meat in each of the different jars. उन्होंने अलग अलग जार्स में फ्रेश मीट लिया था और मैगट्स के एग्जिस्टेंस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। एक जार को उन्होंने ओपन छोड़ रखा था और एक जार को उन्होंने क्लॉथ से कवर्ड कर दिया था। जो ओपन जार था कुछ दिनों बाद उसमें मैगट्स फाउंड हुए मीट में, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं मीट में मैगट्स उन्हें दिखाई दिए। बट जो क्लॉथ से कवर्ड था जार उसमें उन्हें कोई भी मैगट्स दिखाई अंदर नहीं दिए। फिर उन्होंने ये नोट किया कि जितने भी मैगट्स हैं वो क्लॉथ के ऊपर हैं। तो रेड्डी सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड दैट मैगट्स केम फ्रॉम फ्लाई एग्स, कि जितने भी मैगट्स हैं ये फ्लाई एग से डेवलप हुए हैं, एंड दस ही डिसअप्रूव द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसी के साथ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है नीडम्स एक्सपेरिमेंट। अभी हमने देखा
कैसे फ्रांसिस्को रेड्डी ने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसअप्रूव किया। नाउ वी विल सी हाउ जॉन नीडम चैलेंज्ड द रेड्डीज फाइंडिंग by conducting an experiment. In his experiment, he placed a broth into a bottle or a flask. He then heated that bottle and left open. After some days, he reported the presence of life in the broth. And then he announced that life had been created from the non-life. But in reality, he did not heat the bottle long enough to kill all the microbes, resulting in the presence of microbial growth in the broth. अब तक एक साइंटिस्ट ने थ्योरी को प्रूव करा एंड दूसरे साइंटिस्ट ने थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया। अब एक थर्ड एक्सपेरिमेंट आया। ये एक्सपेरिमेंट कौन लेके आया? लाज़ारो स्प्लेंजी। ही वॉज ऑल्सो एन इटालियन साइंटिस्ट और उन्होंने दोनों रेड्डी और नीडम्स दोनों के डेटा को रिव्यू किया। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया? 2 बॉटल्स ली, दोनों में ब्रॉथ डाला, दोनों बॉटल्स को अच्छे से हीट किया जैसे नीडम ने किया था। अच्छे से हीट करने के बाद एक बॉटल को ओपन छोड़ दिया, एक बॉटल को सील कर दिया। कुछ दिनों बाद जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो जो बॉटल ओपन थी उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ प्रेजेंट थी, जबकि जो दूसरी बॉटल जो क्लोज थी उसमें कोई भी लाइफ का साइन शो नहीं हुआ। इससे उन्होंने कहा जो ये थ्योरी है स्पॉन्टेनियस जनरेशन की वो कोई वाइबल थ्योरी नहीं है। और जो नीडम का एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने बॉटल को अच्छे से हीट नहीं किया तो उसमें लाइफ फॉर्म उन्हें ऑब्जर्व हुई। बट कुछ साइंटिस्ट उन्होंने ये कहा जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है जो एरिस्टोटल ने दी थी उनके अकॉर्डिंग कि एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट में। कि अब स्प्लेंजी ने एक बॉटल को क्लोज कर दिया तो उसमें कोई एयर नहीं गई। अब एयर नहीं गई तो वो वाइटल हीट जनरेट नहीं हुई जैसा कहा गया था थ्योरी के लिए, और इसी वजह से कोई माइक्रोबियल ग्रोथ या फिर लिविंग ग्रोथ ऑब्जर्व नहीं हुई। तो साइंटिस्ट ने कहा कि स्प्लेंजी ने एक्सपेरिमेंट गलत किया है। जब वाइटल हीट ही नहीं जाएगी तो कैसे प्रोडक्शन होगा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जबकि स्प्लेंजी का जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत सक्सेसफुल और एक स्ट्रॉन्ग अपने जो मोटिव है उसको फुलफिल कर रहा था एक्सपेरिमेंट। और वही एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले स्टेराइल कल्चर मीडिया का यूज़ बताया था। और स्टेराइल कल्चर मीडिया माइक्रो का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। तो स्प्लेंजी वॉज द फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ स्टेराइल कल्चर मीडिया। नाउ लेट्स टेक अ लुक ऑन गोल्डन एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की बात हो और लुईस पास्चर की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो लेट्स टेक अ लुक ऑन लुईस पास्चर्स एक्सपेरिमेंट। लुईस पास्चर ने भी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को चेक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक बॉटल्स ली हैं। वो बॉटल की जो नेक है वो स्वान शेप नेक है। जैसे स्वान मतलब हंस, जैसे हंस की नेक होती है उससे रिजेंबल करती हुई उन्होंने एक बॉटल ली। उस बॉटल में उन्होंने ब्रॉथ डालने के बाद उस बॉटल को उन्होंने अच्छे से हीट किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक बॉटल को उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया हीट करने के बाद, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं फिगर में। दूसरी बॉटल की उन्होंने जो नेक है उसको रिमूव कर दिया और फिर उसको ऐसे ही छोड़ दिया। जो थर्ड बॉटल है उसको उन्होंने साइडवेज टिल्ट कर दिया और उसको फिर ऐसे ही छोड़ दिया। आफ्टर सम डेज उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो फर्स्ट बॉटल थी जो उन्होंने ऐसे हीट करके छोड़ दी थी, कुछ नहीं किया था जिसमें, उसमें कोई बैक्टीरियल ग्रोथ प्रेजेंट नहीं थी। सेकेंड बॉटल जिसकी नेक उन्होंने रिमूव कर दी थी उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ प्रेजेंट थी। एंड द थर्ड बॉटल जिसको उन्होंने साइडवेज टिल्ट कर दिया था उसमें भी बैक्टीरियल ग्रोथ प्रेजेंट थी। तब उन्होंने क्या कंक्लूड करा, उन्होंने ये बताया ये जो स्वान शेप नेक है इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नेक में ही आके रुक जाती है, वो फर्दर ब्रॉथ तक नहीं पहुंच पाती, जिससे कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता जैसे फर्स्ट वाले बॉटल में हुआ। सेकेंड बॉटल में उन्होंने वो जो स्वान शेप नेक थी उसको रिमूव कर दिया। जब उसको रिमूव कर दिया तो माइक्रोब्स की डायरेक्ट एंट्री ब्रॉथ तक हो गई, जिससे बैक्टीरिया ब्रॉथ में प्रेजेंट हो गए। थर्ड में क्या हुआ, जब उन्होंने बॉटल को साइडवेज टिल्ट कर दिया तो जो ब्रॉथ है वो पूरी नेक में पहुंच गया। जब वो नेक में पहुंच गया
तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गया माइक्रोब्स की, तो उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट हो गए, जिससे उन्होंने फाइनली ये इंडिकेट किया कि दैट germs could only come from other germs, and thus he disapproves the theory of spontaneous generation. Other discoveries of Pasteur include: first, crystallography. Louis Pasteur started his career as a chemist studying organic crystals. Through his research, he demonstrated that crystals' shape, its molecular structure, and its effect on polarized light all are interrelated. Also, stereochemistry, which initiated the development of chemical synthesis, was originated after Pasteur. Second, alcoholic fermentation. Pasteur's discovery on molecular asymmetry occurred during his experimentation on paratartrate crystals. He discovered that under polarized light, inactive substance became active due to fermentation. He laid the foundation of all microbiological techniques through his research on lactic and alcoholic fermentation, and defined principles like all fermentation is caused by a microorganism. जितना भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो किससे होगा? माइक्रोब्स की हेल्प से होगा. देयर इज अ पर्टिकुलर फर्मेंट फॉर एवरी गिवन फर्मेंटेशन. हर एक फर्मेंटेशन के लिए एक पर्टिकुलर फर्मेंट है जो उस प्रोसेस को करेगा. थर्ड, अ स्टेराइल कल्चर मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर फर्मेंट ग्रोथ. किसी भी फर्मेंट की ग्रोथ के लिए एक स्टेराइल कल्चर मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. एंड मीडियम हैज़ टू बी सीडेड विद एब्सोल्यूट फर्मेंट पार्टिकल्स. और मीडियम में एप्रोप्रिएट नंबर में फर्मेंट पार्टिकल्स होने चाहिए. नेक्स्ट, पाश्चराइजेशन. After studying the harmful effects of microbes on foodstuff, he invented the process of pasteurization in 1862. In this process, liquid such as milk is heated to a temperature range between 60 to 100 degrees Celsius so that all the microbes present in that liquid deactivates or get killed. Pasteurization was first used to save the French wine industries from the problem of contamination. But soon the process was also applied to milk and beer. Pasteurization continues to be used widely in dairy and other food processing industries. Also, milk which we boiled in our home is a process of pasteurization. Next, anaerobiosis. Anaerobic microorganisms were first observed by Antony van Leeuwenhoek in the late 17th century, and after him in 1857, Louis Pasteur, during his study of butyric acid fermentation, discovered that the fermentation process could be stopped by passing air through the fermenting liquid, and then he concluded the presence of a life form that could exist in the absence of oxygen. In this way, Pasteur rediscovered anaerobiosis around 200 years after Leeuwenhoek. His discovery led to the establishment of the concept of aerobic and anaerobic life forms. Also, his process to inhibit the fermentation process through oxygen is known as Pasteur effect. Louis Pasteur also saved the silkworm industry. In the middle of the 19th century, the French silkworm industry was affected by two infectious diseases, which were killing a great number of silkworms. Then, Louis Pasteur accepted his students' request to investigate the problem, and he then identified that parasitic microbes were the main cause of the disease. And after several years of research, he was able to save the silkworm industry by preventing contamination of healthy silkworm eggs. This method was then employed by silk producers of all over the world and is still used in silk producing countries. Next, vaccines. Pasteur developed vaccines against anthrax in 1881 and rabies in 1885. Also, Pasteur is considered as one of the fathers of germ theory of disease. Now, let's talk about germ theory of disease. This theory was given by Louis Pasteur, Robert Koch, and Joseph Lister. According to this theory, pathogenic microorganism, or in common terms we can say that germs, can lead to disease. These organisms are so small that they cannot be seen without a microscope and can invade humans,
animals, and other living hosts. Their growth and production within their host can cause a disease. Germ can not only be a bacteria, but it can also be a protist, fungi, virus, prion, or a viroid. And disease caused by pathogenic microbes are called as infectious disease. Apart from pathogen, environmental and hereditary factors also influence the occurrence of infection and severity of the disease. Next major contribution is by Robert Koch. He proposed that pure culture is the key to the identification. In an attempt to grow bacteria for identification, he used solid media like potato slices, then he used gelatin, and finally he used agar media, which was discovered by one of his assistants. He also learned that dyes help to make bacteria visible under the microscope and published first photographs of bacteria. He also proposed some postulates which are known as Koch postulates. He also discovered the causative agents for some diseases, as you can see on your screen. He was awarded Nobel Prize in 1905 for his work. अब हम देखते हैं कोच के क्या postulates थे. फर्स्ट, माइक्रोऑर्गेनिज्म की इंजुरी साइट पे प्रेजेंट होता है. सेकेंड, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हम किसी भी डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट कर सकते हैं और उसके बाद उसको प्योर कल्चर में ग्रो कर सकते हैं. थर्ड, ये जो कल्चर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जब हम इसे किसी हेल्दी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये डिजीज कॉज करेगा. फोर्थ, जो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम रीआइसोलेट कर सकते हैं और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने रीआइसोलेट किया है ये ओरिजिनल कॉजेटिव एजेंट के आइडेंटिकल होगा. तो ये जो 4 पोस्टुलेट्स हैं इन्हीं को ही हम बोलते हैं कोच पोस्टुलेट्स. नाउ लेट्स टेक अ लुक ऑन अदर मेजर डिस्कवरीज. फर्स्ट, निकोलस अपपर्ट developed the art of preserving food by canning. Second, Schroeder and von Dusch. They applied the use of cotton plug to exclude airborne contaminants. Next, Edward Jenner. He developed a vaccine. Next, Joseph Lister. He was a British surgeon and introduced antiseptic surgery. Next, Charles Chamberlain. He discovered viruses. Next, Alexander Fleming. He discovered an antibiotic called penicillin. Next, Julius Petri. He was a Koch assistant and designed Petri plates. Here completes the history of microbiology. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको सारे historical events अच्छे से समझ आए हों. If you like this video, then please like, subscribe, share with your friends and comment below how you like this video. And see you guys with my next video.